क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का चुनावी नक्शा ही बदल दिया जाए? मतलब इस तरह से कि राजनीतिक शक्ति का पलड़ा दशकों के लिए एक तरफ झुक जाए? आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही दावा करता है, और उन कानूनों की तह तक जाएंगे जो शायद भारत में लोकतंत्र के काम करने का तरीका ही बदल सकते हैं। हम जिस स्रोत को देख रहे हैं उसकी शुरुआत ही इस चौंकाने वाले दावे से होती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी सरकार भला अजेय या अनबीटेबल कैसे बन सकती है। ये विश्लेषण कहता है कि इसका जवाब शायद वोटिंग बूथ में नहीं बल्कि दो ऐसे नए कानूनों में छिपा है जो खेल के नियमों को ही बदल सकते हैं। तो इस पूरे दावे की नींव क्या है? ये टिकी है दो प्रस्तावित कानूनों पर, संविधान का 131वां संशोधन बिल और एक नया परिसीमन बिल। अब हाँ, ये नाम सुनने में काफी टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक इनके असर बहुत ही गहरे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। अच्छा, तो ऑफिशियली इन बदलावों को किस तरह पेश किया जा रहा है? इसे एक ऐसे लक्ष्य के साथ जोड़ा जा रहा है जिसका लगभग हर कोई समर्थन करता है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई, अगर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करनी है तो पहले संसद का आकार बढ़ाना होगा, यानी टोटल सीटें बढ़ानी होंगी। सुनने में तो सीधा लगता है ना, लेकिन स्रोत का दावा है कि इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। इस विश्लेषण में एक एक्सपर्ट इन कदमों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क सामने रखते हैं। उनका तर्क है कि ये असल में लोकतंत्र के 3 बुनियादी स्तंभों यानी देश, काल और पात्र को बदलने की एक कोशिश है। वैसे तो ये तीनों ही अपने आप में बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आज हमारा ध्यान स्रोत के आधार पर पहले वाले पर है, यानी परिसीमन। आसान भाषा में कहें तो चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। तो ये परिसीमन है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि संसद की हर सीट कुछ लाख लोगों की आवाज होती है। अब जैसे जैसे आबादी बदलती है तो ये जरूरी हो जाता है कि चुनावी नक्शे को अपडेट किया जाए ताकि हर सांसद लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। असल में ये राजनीतिक शक्ति को आबादी के हिसाब से फिर से बैलेंस करने का एक तरीका है। अब यहाँ पर स्रोत एक बहुत गंभीर आरोप लगाता है। वो कहता है कि इन बदलावों को पेश करने के तरीके में एक दो तरफा छलावा है। चलिए एक एक करके इसे खोलते हैं। पहले हिस्से को समझते हैं। अब इस विश्लेषण के एक्सपर्ट का तर्क है कि ये शर्तें गैर जरूरी थीं और इन्हें जानबूझकर डाला गया था। मतलब एक ऐसा कानून जो 2024 में ही लागू हो सकता था, उसे 2 बहुत बड़ी प्रक्रियाओं पर निर्भर बनाकर एक अनिश्चित भविष्य में धकेल दिया गया। स्रोत जो सवाल उठाता है वो ये है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? अब आते हैं धोखे के दूसरे हिस्से पर। सोर्स का कहना है कि हफ्तों तक पब्लिक में यही बात चलती रही कि हर राज्य की सीटों में बराबर 50% की बढ़ोतरी होगी, एक समान बढ़ोतरी। लेकिन जब आखिरी मौके पर बिल का टेक्स्ट सामने आया तो उसमें एक बिल्कुल ही अलग फॉर्मूला था। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों फॉर्मूलों में असल में फर्क क्या है और इसका असर क्या होगा? स्रोत के अनुसार इसका असर बहुत बड़ा है। ये भारत के राज्यों के बीच राजनैतिक शक्ति के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा इस पहले सिनेरियो को देखिए। ये वो प्लान है जिसकी चर्चा थी, यानी सभी राज्यों की सीटों में 50% की एक समान बढ़ोतरी। इसमें शक्ति का बंटवारा काफी हद तक संतुलित दिखता है। हर राज्य को अनुपात में ज्यादा सीटें मिल रही हैं। सब ठीक ठाक लग रहा है ना? लेकिन असल बिल में ये नहीं था। लेकिन जैसे ही हम बिल के असली फॉर्मूले के हिसाब से आंकड़े देखते हैं, पूरी तस्वीर नाटकीय रूप से बदल जाती है। अब ये कोई संतुलित बंटवारा नहीं रह जाता। इसके बजाय जिन राज्यों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उन्हें जबरदस्त फायदा मिलता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश को देखिए, 120 की जगह 138 सीटें। ये एक भूचाल लाने वाला बदलाव है। ये जो सीटों का फर्क है, ये चौंकाने वाला है। और स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि ये नया फॉर्मूला एक अजीब सी विडंबना पैदा करता है। ये उन राज्यों को एक तरह से सजा देता है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को, जिन्होंने देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया, और उनकी राजनीतिक शक्ति को कम कर देता है। तो सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। दशकों से एक राष्ट्रीय सहमति बनी हुई थी कि सीटों का बंटवारा फ्रीज रखा जाए। स्रोत के अनुसार अब की सरकार उस दशकों पुरानी सहमति को तोड़ने का प्रस्ताव रख रही है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। जब देश के कई राज्य इस बदलाव से अपनी राजनीतिक ताकत खो देंगे, तो क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? क्या विपक्ष कुछ कर सकता है?
और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के मुताबिक इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 2/3। क्योंकि ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये संविधान में संशोधन है। इसे पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी काफी नहीं है, इसके लिए संसद में 2/3 की सुपर मेजॉरिटी चाहिए। ये एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं होता। इसका मतलब साफ है, अगर विपक्ष की बड़ी पार्टियां उत्तर और दक्षिण दोनों की अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाएं, तो उनके पास इस संवैधानिक संशोधन को रोकने के लिए जरूरी नंबर हैं। ये विश्लेषण बताता है कि गणितीय रूप से विपक्ष इस कानून को पास होने से रोकने की ताकत रखता है। और ये हमें आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये मामला सिर्फ किसी पार्टी के जीतने या हारने का नहीं है। ये सवाल भारत के संघीय ढांचे के भविष्य का है। क्या देश का राजनीतिक नक्शा सिर्फ बहुमत की ताकत से बदल दिया जाएगा, या फिर इसके लिए एक राष्ट्रीय सहमति बनाई जाएगी? इसका जवाब ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप तय करेगा।